इस वीडियो लेक्चर्स में हम इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। वायरस रिप्रोडक्शन जो है, इसको अगर हम देखें तो वायरस का रिप्रोडक्शन दो तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं। एक तो फेजिक रिप्रोडक्शन, एक पाइनोसाइटिक रिप्रोडक्शन। फेजिक रिप्रोडक्शन कहते हैं कि जब वायरस का न्यूक्लिक एसिड ही होस्ट के अंदर एंटर करे, तो इस तरीके का जो फेजिक रिप्रोडक्शन है, ये चीज़ें आपको लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल में देखने को मिलेंगी। जैसे जब हमने बैक्टीरिया में लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल दोनों डिस्कस किए थे, तो वहाँ आपके साथ एक पॉइंट्स हमने वहाँ डिस्कस किया था कि लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल ट्रांसडक्शन में जब हमने देखे थे, तो लाइटिक साइकिल जो है उसको जो परफॉर्म करने वाले बैक्टीरियोफाज होते हैं उनको वायरुलेंट फाज कहते हैं, जैसे T4 पी बैक्टीरियोफाज, राइट। लाइटिक साइकिल में क्या होता है कि सेल जो है इमीडिएटली जो है लाइस हो जाती है, टूट जाती है, और उससे बहुत सारे बैक्टीरियोफाज रिलीज होते हैं। जबकि लाइसोजेनिक में जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए जब बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है, तो ये बैक्टीरियल डीएनए को डिग्रेड नहीं करता, ये उसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है और एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम प्रोफाज कहते हैं, राइट। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके की साइकिल को टेम्परेट फाज जो है वो फॉलो करते हैं, और इस तरीके के पैटर्न को फॉलो करने वाले बैक्टीरियोफाज में अगर हम एग्जांपल देखें तो लैम्बडा फाज इसमें आता है। लेकिन कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो पाइनोसाइटिक रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। पाइनोसाइटिक रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि यहाँ कंप्लीट जो वायरस है वो होस्ट सेल के अंदर एंटर करता है। यहाँ पर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही नहीं, उसका कैप्सिड भी एंटर करेगा, जैसे टोबैकोमोजिक वायरस, HIV, हेपेटाइटिस बी। ये सारे वायरस जो हैं ये पाइनोसाइटिक रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। इस तरीके की प्रॉपर्टी जो है, मैं जब प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और बैक्टीरियोफाज इनकी एंट्री डिस्कस किया था लास्ट वीडियो लेक्चर्स में, तो वहाँ पे भी मैंने ये डिस्कस किया था कि जरूरी नहीं है कि सारे वायरस जो हैं वो जेनेटिक मटेरियल एंटर करें, कुछ जो है कंप्लीट एंट्री भी करते हैं, जैसे प्लांट और एनिमल वायरस के केस में हमने ये देखा था, ठीक है। तो इस तरीके का पैटर्न अगर कोई वायरस फॉलो कर रहा है तो उसको कहते हैं हम पाइनोसाइटिक रिप्रोडक्शन, ठीक। इसके बाद जो है, यहाँ पे हमने वायरस की लाइफ साइकिल में इसके रिप्रोडक्शन जो पार्ट था उसको थोड़ा सा यहाँ डिस्कस किया। इसके बाद हम आते हैं, तो वायरस हमें थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करना है। उसमें पहला जो वायरस है वो है टोबैकोमोजिक वायरस। जो टोबैकोमोजिक वायरस है, ये देखिए, ये पहला डिस्कवर्ड वायरस है जिसको डिस्कवर किया गया था, और इसकी जो सिमेट्री है वो हेलिकल सिमेट्री है। हेलिकल सिमेट्री कहते हैं कि इस तरीके से ये आपको पाइप जैसा दिखेगा, ठीक है। अब इस पाइप जैसी स्ट्रक्चर में जो सेंट्रल पार्ट है अंदर का, इसमें इस तरीके से RNA पाया जाता है हेलिकल पार्ट में, और इसके चारों तरफ जो हैं वो प्रोटीन्स कवर्ड होती हैं, जिनको हम कैप्सुलमियर कहते हैं। ये प्रोटीन्स पाई जाती हैं। तो कुल मिला के इस तरीके से टोबैकोमोजिक वायरस की हेलिकल सिमेट्री फॉर्म होती है। सेंट्रल पार्ट हो गया RNA, क्योंकि यहाँ पर सेंटर में जेनेटिक मटेरियल के रूप में RNA पाया जाता है, और आउटर जो चीज़ें हैं वो क्या है, प्रोटीन है जो कैप्सिड बना रही हैं, और इनकी यूनिट को कैप्सोमियर कहते हैं। तो इस तरीके से एक जनरल डायग्राम होता है, ठीक है। अब इसके फीचर्स को अगर हम देखें तो टोबैकोमोजिक वायरस हेलिकल सिमेट्री है, और ये सबसे पहले डिस्कवर्ड होने वाला वायरस है, ठीक है। जब हमने हिस्ट्री प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस की थी कि टोबैकोमोजिक वायरस की डिस्कवरी किस तरीके से हुई है। इसकी अगर हम इस तरीके से लेंथ को देखें, तो लेंथ जो है वो 3000 एंगस्ट्रॉम तक है, राइट। और इसका अगर हम डायमीटर देखें इस तरीके से, तो डायमीटर जो है वो 180 एंगस्ट्रॉम होता है। इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 39.4 इंटू 10⁻⁶ डाल्टन। अब जैसे ये जो DNA जेनेटिक मटेरियल है RNA के रूप में जो पाया जा रहा है, ये इस तरीके से हेलिकल पैटर्न में पाया जाता है। तो ये जो RNA है
जो हेलिकल पैटर्न में यहाँ पाया जा रहा है ये इस तरीके से देखिए, तो ये आरएनए हेलिक्स के रूप में पाया जा रहा है। इसके चारों तरफ देखिए प्रोटीन्स लगी रहती हैं इस तरीके से। इनको प्रोटीन कैप्सिड की एक यूनिट को कहते हैं कैप्सोमियर। तो इस तरीके से कैप्सोमियर्स लगे होते हैं, ये प्रोटीन सब यूनिट हैं। इसके अंदर कितना कैप्सोमियर्स होता है अगर उसको देखें तो 2130 कैप्सोमियर टोटल पाए जाते हैं। और ये किस तरीके की सिमेट्री में लगे होते हैं, हेलिकल सिमेट्री देखिए, ठीक है। यहाँ पे जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, एसएस आरएनए है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड जो आरएनए हेलिक्स है उसमें जो आरएनए मिल रहा है वो कैसा सिंगल स्ट्रैंड लीनियर आरएनए है, ठीक है। आरएनए जो हेलिक्स है उसके बीच में जो ल्यूमिन पाई जा रही है इसका डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम और आरएनए हेलिक्स का डायमीटर होता है 80 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। जैसे आप किसी चीज को इस तरीके से हेलिकल फॉर्म में बना रहे हो, बीच में इस तरीके से देखो खोखला एक पार्ट बच जाता है, उसको कहते हैं सेंट्रल ल्यूमिन। और आरएनए जो है वो हेलिक्स जो है वो बना रही है, उसका डायमीटर होता है यहाँ पे 80 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसके अंदर अगर हम टोटल न्यूक्लियोटाइड की संख्या को देखें तो आरएनए जो इसमें पाया जा रहा है इसके अंदर 6400 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। और यहाँ पे एक कैप्सिड के साथ 3 न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं। जैसे चूंकि कैप्सिड का साइज जो है यहाँ पे बड़ा होता है तो कैप्सिड की जो यूनिट है उसको कहते हैं कैप्सोमियर। तो एक कैप्सोमियर के साथ यहाँ पे आप देखोगे तो एटलीस्ट एक कैप्सोमियर इतनी बड़ी होती है कि वो 3 न्यूक्लियोटाइड को आरएनए के 3 न्यूक्लियोटाइड को कवर कर लेती है। तो इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड और कैप्सोमियर का आपस का जो रेशो है वो 3:1 पाया जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपने पढ़ा कि भाई कैप्सोमियर जो है वो 2130 पाए जाते हैं और न्यूक्लियोटाइड 6400 पाए जाते हैं। तो देखिए इन 6400:1 अप्रॉक्सीमेटली 3:1 ही तो आ गया इसका। तो इस तरीके से ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो टोबैको मोज़ेक वायरस जो है प्लांट के अंदर एक प्लांट वायरस है जो कि टोबैको मोज़ेक डिजीज फैलाता है। ये फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस है। ये सर्टेन कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको टोबैको मोज़ेक वायरस में ध्यान रखने हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं पूछी जाएंगी, इससे रिलेटेड यही इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। टोबैको मोज़ेक जो वायरस है इसके बाद हम अगर दूसरा वायरस जो हमें स्टडी करना है वो एक बैक्टीरियोफाज है। बैक्टीरियोफाज कहते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें, बैक्टीरिया किलर जो बैक्टीरिया को क्या मारे, या बैक्टीरिया इन्फेक्टर जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें। तो T4 बैक्टीरिया जो फाज है इसकी स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो उससे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इसने डिस्कवर किया। तो यहाँ पे 2 वैज्ञानिक थे, ट्वॉट एंड डी हैरिल, इन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। और बैक्टीरिया जो फाज टर्म है ये एक वैज्ञानिक हुए डी हैरिल, उन्होंने बैक्टीरियोफाज टर्म दी। बैक्टीरियोफाज जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। आपने टैडपोल लार्वा की सिमेट्री देखी होगी। जब टैडपोल लार्वा को हम स्टडी करते हैं तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस T4 बैक्टीरिया फाज की स्ट्रक्चर भी टैडपोल लार्वा जैसी ही होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर। तो इस टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर में 2 पार्ट होते हैं, एक तो अपर हेड पार्ट और ये टेल पार्ट। तो जो हेड पार्ट है ये कैसा होता है, ये पॉलीहेड्रल होता है, ठीक है। जैसे ये टैडपोल लार्वा में ही अगर देखें तो ये अपर तो हो गया हेड पार्ट और ये हो गया टेल पार्ट। जो हेड पार्ट है बैक्टीरियोफाज में वो पॉलीहेड्रल होता है, जबकि जो टेल पार्ट है वो हेलिकल है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो टैडपोल लार्वा जैसी शेप है और हेड और टेल 2 पार्ट पाए जाते हैं। हेड पॉलीहेड्रल रीजन है जबकि टेल एक हेलिकल सिमेट्री को फॉलो करता है। यहाँ पे जो डीएनए पाया जाता है वो हेड पार्ट के अंदर पाया जाता है
और यहाँ पे जो डीएनए मिलेगा वो डबल स्ट्रैंड डीएनए मिलेगा और लीनियर मिलेगा। और डबल स्ट्रैंड डीएनए भी कौन सी फॉर्म में मिलेगा? लीनियर फॉर्म में मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है और हेड के अंदर पाया जाता है। टेल जो है वो प्रोटीनेशियस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो सीज से कवर्ड है। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा वैसे देखें, ये तो हुआ इसका हेड पार्ट, ठीक है, ठीक है। और ये हुआ इसका नीचे का, हेड से नीचे का जितना भी पार्ट होता है वो कहलाता है टेल। जो हेड पार्ट है उसका अगर मैं इस तरीके से चौड़ाई देखूं तो ये आती है 650 एंगस्ट्रॉम, और इस तरीके से वर्टिकल हाइट देखूं तो ये आती है 950 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और जो टेल है इसकी साइज भी 950 एंगस्ट्रॉम के आसपास ही होती है। इसका मतलब जितना बड़ा हेड है उतना ही बड़ा टेल होता है, जबकि हेड की जो चौड़ाई है वो होती है 650 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे जो हेड पार्ट है इसके अंदर डबल स्ट्रैंड डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। हेड पार्ट नीचे की तरफ टेल से जब जुड़ा रहता है तो वो एक स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़ा रहता है जिसको कॉलर कहते हैं। ये जो कॉलर है ये वो स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो इस हेड को टेल से जोड़ रही है। यहाँ पे ये हो गया कॉलर, ठीक है। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर हम टेल में देखें तो टेल के अंदर एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, कोर ट्यूब लाइक, और उसके चारों तरफ प्रोटीन कवर्ड रहती है जिसको सीथ कहते हैं। देखिए ये इस तरीके से जो कवरिंग दिख रही है तो ये है सीथ, और इस सीथ के अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको एक ट्यूब कोर कहते हैं। इस टेल के एंड में एक बेस प्लेट होती है जिसको टेल प्लेट कहते हैं। देखिए ये एक प्लेट जैसी स्ट्रक्चर है। ये जो बेस प्लेट होती है इसका साइज अगर हम थिकनेस देखें तो 200 एंगस्ट्रॉम के आसपास इसकी थिकनेस होती है। और इसमें इस तरीके से ना देखिए कुछ उभार होते हैं, राइट। ये जो उभार होते हैं इनको कहते हैं हम, राइट, टेल पिन। जैसे ये जो उभार है ये देखिए यहाँ पे अंदर की तरफ गया हुआ है, ये उभरे हुए हैं, ये कहलाएगा टेल पिन। और इस बेस प्लेट या एंड प्लेट से कुछ फिलामेंट निकले होते हैं जिसको टेल फाइबर कहते हैं। टेल पिन और टेल फाइबर दोनों ही जो पार्ट होते हैं बैक्टीरियोफाज के, ये बैक्टीरिया के साथ अटैचमेंट में रोल प्ले करते हैं। और जो टेल होती है ये मॉलिक्यूलर सिरिंज का काम करती है। इसको प्रेस किया जा सकता है, ऊपर से अगर इस पर दबाव डाला जाए तो ये प्रेस हो जाएगा और अंदर से एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर निकलेगी जो बैक्टीरियल सेल को फाड़ते हुए अंदर चली जाती है और जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट कर देती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये मॉलिक्यूलर सिरिंज की तरह ऐसे ही काम करती है। जैसे ही ऊपर से प्रेशर पड़ेगा इसमें अंदर से एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर ऐसे निकलती है और वो बैक्टीरियल सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है और वो अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर डीएनए जो है इंजेक्ट कर देती है। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर सिरिंज की तरह टेल पार्ट जो होता है वो काम करता है, ठीक है। बैक्टीरियोफाज जो है उसमें ये सर्टेन पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। T4 बैक्टीरियोफाज जो है उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यही हैं। ये जो टेल है वो एक तरफ तो हेड से जुड़ी रहती है, दूसरी तरफ जो है बेस प्लेट या एंड प्लेट इससे जुड़ी रहती है। अब बेस प्लेट जो है उससे सीधे नहीं जुड़ती, कॉलर के थ्रू जुड़ती है। और जो एंड प्लेट होती है उसमें दो तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं, टेल पिन एंड टेल फाइबर। इसमें 6 तो टेल पिन होती हैं और 6 टेल फाइबर होते हैं। टेल पिन और टेल फाइबर को मैं अभी डिस्कस कर ही चुका हूँ आपके साथ। और दोनों ही स्ट्रक्चर्स जो हैं बैक्टीरियोफाज का अटैचमेंट जब बैक्टीरिया के साथ होता है तो वहाँ पर रोल प्ले करते हैं और मॉलिक्यूलर सिरिंज के रूप में ये काम करता है। टेल किस तरीके से काम करता है वो मैंने अभी डिस्कस कर लिया, और उस बैक्टीरिया के या होस्ट के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट कर देता है। तो यहाँ तक हमने टोबैको मोज़ेक वायरस एंड T4 बैक्टीरियोफाज एंड बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन इसको लेके कुछ बातें की।
अब अगला जो हमारा पॉइंट्स बनता है वो बनता है सब वायरल एजेंट। ये चीजें बड़ी कंफ्यूज करती हैं, बच्चे को क्लियर ही नहीं हो पाता कि वायरॉइड्स क्या है, वायरोसॉइड क्या है, प्रायोन्स क्या है। तो इसको आपको अच्छे से समझना है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो सब वायरल एजेंट है, पहले तो इसको समझिए ये क्या है। बच्चों आपके साथ जब मैंने वायरस को डिस्कशन किया था तो मैंने ये बताया था कि वायरस के अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं। पहला तो है एनवलप, दूसरा मैंने बताया था कैप्सिड, और तीसरा बताया था न्यूक्लिक एसिड, राइट। अब मैंने ये भी बताया था कि एनवलप सारे वायरस में नहीं पाया जाता, लेकिन ये दो जो चीजें हैं ये ऑल वायरस के अंदर पाई जाती है। मतलब सारे जो वायरस हैं वो इस स्ट्रक्चर्स को फॉलो जरूर करेंगे, कैप्सिड को और न्यूक्लिक एसिड को। तो कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड दोनों मिलके एक कंप्लीट वायरस बनाते हैं। अगर कैप्सिड है किसी वायरस के अंदर और उसके अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल है तो ये कंप्लीट वायरस होता है। लेकिन कभी कभी कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जिसमें या तो सिर्फ कैप्सिड ही होता है या सिर्फ न्यूक्लिक एसिड ही होता है, राइट। तो इस तरीके के वायरस जिसमें कंप्लीट कंपोनेंट ना हो, वन एसेंशियल कंपोनेंट नहीं पाया जाए, या तो कैप्सिड नहीं पाया जा रहा है या फिर न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जा रहा है, तो उसको हम कंप्लीट वायरस नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे हम सब वायरल एजेंट। और इसको हम डिफाइन भी इसी बेस पे करते हैं कि लैक ऑफ वन एसेंशियल कंपोनेंट, मतलब एक एसेंशियल कंपोनेंट की जब कमी पाई जाती है वायरस के अंदर तो उसको हम सब वायरल एजेंट कहते हैं। लेकिन बात यह है कि एसेंशियल कंपोनेंट वायरस में है कौन कौन सा। तो देखिए, एक तो कैप्सिड एसेंशियल होता है और एक न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कुछ भी हो, वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, लेकिन वो एसेंशियल है, वो होता है। तो या तो कैप्सिड ना पाया जाए या न्यूक्लिक एसिड ना पाया जाए, दोनों में से एक एसेंशियल कंपोनेंट का वहां पे अगर अभाव हो तो उसको कहते हैं हम सब वायरल एजेंट। कंप्लीट वायरस टर्म वहां पे यूज नहीं करते। इसके अंदर हम 3 टाइप के सब वायरल एजेंट मानते हैं। वायरॉइड्स, जब सिर्फ न्यूक्लिक एसिड हो तो उसको हम वायरॉइड्स कहते हैं। और इस तरीके के केस में जो जितने भी वायरॉइड्स पाए गए हैं वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए देखा गया है, राइट। जो वायरॉइड्स हैं उनमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जो है ये ही मोस्टली देखा गया है, और वो भी किस फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। तो वायरॉइड्स, अगर सब वायरल एजेंट में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल मिले तो उसको हम वायरॉइड्स कहते हैं। और जितने भी वायरॉइड्स अभी तक स्टडी हुए हैं उसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए सर्कुलर फॉर्म में ही अभी तक स्टडी किया गया है। वायरोसॉइड्स, ये भी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ही होता है, लेकिन यहां पे क्या होता है, एक चीज पाई जाती है और वो वायरॉइड्स और वायरोसॉइड में डिफरेंस पैदा करती है। ये जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, मतलब ये खुद सेल्फ रेप्लिकेशन प्रेजेंट। तो ये सेल्फ रेप्लिकेशन करने वाला पार्टिकल है, जबकि यहां पे जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मिल रहा है वो नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, मतलब वो खुद से रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। नॉन सेल्फ रेप्लिकेशन पार्टिकल, इसका मतलब जब ये खुद से रेप्लिकेशन नहीं कर सकता तो इसको किसी की जरूरत होगी, तो इसको अपने रेप्लिकेशन के लिए जिसकी जरूरत होती है वो वायरस को कहते हैं हम हेल्पर वायरस। इसका मतलब कि जो वायरोसॉइड्स हैं वो बिना हेल्पर वायरस के कुछ नहीं कर सकते। और वायरोसॉइड्स के अंदर जेनेटिक जो मटेरियल है वही पाया जाता है, कैप्सिड यहाँ भी नहीं पाया जाएगा। और यहाँ जो जेनेटिक मटेरियल मिलता है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, और सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जो है यहाँ पे रेप्लिकेशन नहीं कर सकता, उसके अंदर ये पोटेंशियल नहीं होती है। इसीलिए यहाँ जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मिल रहा है उसको नॉन सेल्फ रेप्लिकेशन पार्टिकल कहते हैं, जबकि वायरॉइड्स के अंदर जो आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में वो सेल्फ रेप्लिकेशन पार्टिकल फॉर्म करता है, क्योंकि उसमें रेप्लिकेशन का पोटेंशियल पाया जाता है। तो ये दोनों केस तो जब थे जब सिर्फ जेनेटिक मटेरियल मिले, कैप्सिड ना मिले। लेकिन अगर सिर्फ कैप्सिड मिले, ओनली प्रोटीन प्रेजेंट,
तो उसको कहते हैं प्रायोन। तो यहाँ पे ओनली कैप्सिड प्रेजेंट, ठीक है। तो ओनली प्रोटीन प्रेजेंट में वैसे यहाँ लिख चुका हूँ। तो यहाँ प्रायोन्स में सिर्फ प्रोटीन पाए जाते हैं। अब किस तरीके से ये चीजें हैं, इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। जो वायरॉइड्स हैं, इसकी डिस्कवरी की थी डाइनर ने 1971 में, और ये स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल है। अगर कभी ऑब्जेक्टिविटी में क्वेश्चन आ जाए कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कौन से होते हैं, तो वो वायरस नहीं होते, वायरस से भी छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं वायरॉइड्स। इसीलिए आपका आंसर ये होना चाहिए। और अगर स्मॉलेस्ट नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग पूछे तो वो वायरोसाइट्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ये चीजें याद रखनी है। यहाँ पे सिर्फ आरएनए पाया जाएगा। आरएनए जो है वो किस फॉर्म में मिलता है? आरएनए जो है वो सर्कुलर फॉर्म में मिलता है मोस्टली, लेकिन कुछ रेयरली कुछ केसेस में वो लीनियर भी देखा गया है, लेकिन होता सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ही है, ठीक है। अब चूंकि ये वायरस के फॉर्म वो है पार्टिकल एक डेविएट फॉर्म है, तो जैसे वायरस ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है, तो ये भी कैसे होते हैं? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, तो ये लो मॉलिक्यूलर वेट वाले ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहलाते हैं। उसके बाद वायरॉइड्स जो होते हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सिर्फ प्लांट के अंदर डिजीज फैलाते हैं। एनिमल्स के अंदर अभी तक वायरॉइड्स के द्वारा कोई डिजीज रिपोर्टेड नहीं है। ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो कौन से सब वायरल पार्टिकल्स या माइक्रोबियल एजेंट हैं जो सिर्फ प्लांट में ही डिजीज कॉज करते हैं। दीज आर वायरॉइड्स। इसके अंदर जो सबसे पहली डिजीज स्टडी की गई थी वो थी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इसके अलावा दो और डिजीज हैं इंपॉर्टेंट जो इनके द्वारा कॉज हो रही हैं, वो है क्राइसैंथेमम स्टर्न एंड सिट्रस एक्जोकॉर्टिस, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है, वायरॉइड्स जो हैं वो सब वायरल एजेंट हैं। वहाँ पे सिर्फ आरएनए पाया जा रहा है, और वो भी सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में, और वो भी मोस्टली सर्कुलर फॉर्म में। तो ये सर्टेन कुछ पॉइंट्स हैं जो वायरॉइड से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो दूसरा हमने देखा था वो था प्रायोन। ये बड़ी ही एक कंट्रोवर्शियल डिस्कवरी स्टार्टिंग में हुई थी, क्योंकि जब प्रायोन्स को सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था बी प्रूशनर के द्वारा, और इनको इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी बाद में प्रूफ हुई कि 1997 में उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। जब इन्होंने, क्योंकि जब प्रूशनर ने ये रिपोर्ट किया कि भाई स्क्रैपी डिजीज, वो जो है स्क्रैपी डिजीज इन सीप पे स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने स्क्रैपी डिजीज में सबसे पहले ये पता लगाया कि यहाँ पे जो फैक्टर डिजीज कॉज कर रहा है वो ना तो डीएनए है और ना आरएनए है, वो एक प्रोटीन है। तो उस टाइम तक ये माना ही नहीं जाता था कि प्रोटीन जो है वो अपने आप में भी कोई बीमारी फैला सकती है, क्योंकि उस टाइम या तो डीएनए को ही माना जाता था कि भाई वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, और इन दोनों के द्वारा ही डिजीज कॉज होती है। लेकिन सबसे पहले जब प्रूशनल ने ये स्क्रैपी डिजीज में ये बताया कि स्क्रैपी डिजीज जो सीप में होती है, यहाँ पे जो पैथोजेनिक फैक्टर है जो बीमारी फैला रहा है वो ना तो डीएनए है ना आरएनए है, वो प्रोटीन है। तो बहुत जल्दी इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, लेकिन बाद में जब इस चीज़ को सही पाया गया और ये इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी घोषित हुई कि 1997 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो प्रायोन्स क्या होते हैं? हमारे बॉडी के ही प्रोटीन्स होते हैं जो इन्फेक्शियस हो जाते हैं, राइट। तो प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल मतलब ये प्रोटीन नेचर के होते हैं और ये इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, बीमारी कॉज करते हैं, और इसीलिए इनको प्रायोन्स का नाम दिया गया है। यहाँ सब सिर्फ प्रोटीन पाया जाता है प्रायोन्स के अंदर, कोई न्यूक्लिक एसिड आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रोटीन मिलेगा, और इनसे अगर बीमारी हो रही है तो वो इस प्रोटीन के द्वारा फॉर्म होती है। यहाँ पे प्रायोन्स के द्वारा बहुत सारे डिजीज भी कॉज किए जाते हैं। इसमें जो सबसे पहली डिजीज थी जो स्टडी की गई थी वो थी स्क्रैपी डिजीज इन सीप। इसके अलावा क्रू डिजीज, इसको लाफिंग डैश डिजीज इन, ये चूंकि ह्यूमंस में होती है तो इसको लाफिंग डैश डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें फेस हमेशा एक लाफिंग एक्सप्रेशन में होता है। बोवाइन स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी BSE या मैड काउ डिजीज, राइट। इसमें
ये काऊ के अंदर होती है और गाय जो है इधर उधर, मतलब जैसे पागल आदमी शराब पी के घूमता है ना इधर उधर, वैसे ही गाय जो है उसका मूवमेंट जो है फिक्स नहीं रह पाता, कभी इधर गिरती है कभी इधर, ऐसा लगता है जैसे गाय पागल हो गई है। तो बोवाइन स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी बीएसई या मैडकप डिजीज कहते हैं। इसके अलावा एक डिजीज और होती है क्रूचफेल जैकब डिजीज, सीजीडी। ठीक है, तो ये सर्टेन कुछ 4 डिजीज हैं जो प्रायोन्स के द्वारा होती हैं। तो प्रायोन्स में यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि प्रायोन्स हमारे बॉडी में आया कैसे। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे जो प्रायोन्स होते हैं वो 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। प्रायोन्स में क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जैसे कुछ प्रोटीन्स हैं, सपोज करो ये एक्स प्रोटीन है और ये इसका कोई फंक्शन है, ठीक है, तो ये प्रायोन्स कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं, ये हमारे बॉडी के ही प्रोटीन्स हैं। तो ये नॉर्मल जो इसका फॉर्म होता है, प्रायोन्स में 2 फॉर्म मानी गई हैं, इसको कहते हैं पीआरपीसी, राइट। ये एक कॉमन कंडीशन है और यहाँ पे इसके द्वारा, प्रायोन्स के द्वारा कोई डिजीज कॉज नहीं हो रही है, ठीक है। कॉमन फॉर्म या इसको सेल्यूलर फॉर्म भी कहते हैं, जो इस पे पीआरपी पे सी चढ़ा हुआ है, इसको सेल्यूलर फॉर्म के कारण यहाँ पे सी हमने लिखा हुआ है। लेकिन हम प्रोटीन्स में एक चीज जानते हैं कि जो प्रोटीन्स होती हैं उनकी एक प्रॉपर फोल्डिंग होती है, और अगर ये प्रॉपर फोल्डिंग ना हो तो प्रोटीन जो है अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता, राइट। और जब वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो हमें दिक्कत होगी। तो होता क्या है, किसी एक प्रोटीन ने अपनी फोल्डिंग जो है, जैसे बाकी प्रोटीन तो पीआरपीसी फॉर्म में है, लेकिन एक प्रोटीन जो है ये, इसने अपनी जो है फोल्डिंग जो है लॉस कर दी, जो प्रॉपर फोल्डिंग थी वो नहीं हुई, तो यहाँ पे ये एक इन्फेक्शियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, इसको बोलते हैं एससी। स्क्रैपी डिजीज में चूंकि सबसे पहले इसको डिस्कस किया था, तो इसको कहते हैं एससी। अब ये जैसे ही अपनी फोल्डिंग यहाँ पे लॉस की, ये बाकी प्रोटीन्स को भी अपने जैसा बना देती है, राइट। तो ये बड़ा ही इन्फेक्शियस है, एक भी प्रोटीन अगर पीआरपीएससी फॉर्म में हो गया कन्वर्ट, तो वो बाकी सभी प्रोटीन्स को भी अपने जैसा बना देगा, मिसफोल्डिंग कर देगा। तो जब सारे प्रोटीन्स पीआरपीएससी फॉर्म में हो जाएंगे तो वो अपना फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाते, और ये जो है यहाँ पे ये पैथोजेनिक फॉर्म बन जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये कंसेप्ट ये कह रही है कि प्रायोन्स जो हैं वो प्रोटीन होते हैं, हमारे बॉडी के प्रोटीन्स हैं, तो वो नॉर्मल जो फॉर्म है उसमें पाए जाते हैं, उसको पीआरपीसी कहते हैं। ये सेलुलर फॉर्म है और ये परफॉर्म नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। लेकिन इनमें से कोई एक प्रोटीन अगर अपना फोल्डिंग को लॉस कर गया तो वो पीआरपीएससी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ये इन्फेक्शियस फॉर्म होती है। और ये एक भी अगर प्रोटीन पीआरपीएससी फॉर्म में आ गया तो वो बाकी नॉर्मल प्रोटीन्स को भी अपने जैसा बना लेगा, उनकी फोल्डिंग को डिस्टर्ब कर देगा, और फाइनली जो है आपके सारे प्रोटीन पीआरपीएससी फॉर्म में आ जाते हैं। ये एक पैथोजेनिक फॉर्म है और यहाँ पे डिजीज कॉज हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि बाहर से नहीं आया है डिजीज कॉज वाला प्रोटीन्स, और जब ये डिजीज कॉज करता है तो इसी को हम कहते हैं प्रायोन। प्रायोन जो प्रोटीन है वो बाहर से नहीं आया, आपके बॉडी में ही डेवलप हुआ है। तो किस तरीके से डेवलप हुआ है, वो इस तरीके से पाथ को फॉलो किया है। अब इसमें वैज्ञानिक जो है उन फैक्टर्स को, उस मैकेनिज्म को फाइंड आउट करना चाहते हैं जिसके कारण ये कॉमन फॉर्म जो है वो पैथोजेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। हमें बहुत ज़्यादा इसके अंदर अभी चीज़ें डिस्कस नहीं करनी, आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सफिशिएंट है। वैसे वायरोसॉइड्स जो हैं ये लास्ट सब वायरल एजेंट हैं। सिलेबस में वायरोसॉइड चूंकि नहीं है, लेकिन थोड़ा सा 2 मिनट हम के बारे में बात कर लेते हैं। ये सिंगल स्टैंड आरएनए ही होता है, और सिंगल स्टैंड आरएनए जो है वो खुद रेप्लिकेशन नहीं कर सकता, उसको रेप्लिकेशन के लिए एक वायरस की ज़रूरत होती है, और वो होता है हेल्पर वायरस।
जैसे इसमें एग्जांपल अगर हम देखें तो हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस एक वायरस होता है, डेल्टा वायरस। और हेपेटाइटिस जो डेल्टा वायरस है वो वायरोसॉइड्स होता है, और इसको अपने रेप्लिकेशन के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस की ज़रूरत होती है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी। तो ये हेपेटाइटिस जो बी वायरस है ये हेल्पर वायरस की तरह काम कर रहा है। अगर हम हेपेटाइटिस बी वायरस की स्ट्रक्चर को देखें तो इस तरीके से हेपेटाइटिस बी वायरस है, इसका मान लो ये डीएनए है। हेपेटाइटिस बी जो है वो डीएनए वायरस है। इस डीएनए के अंदर जो है हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस का भी आरएनए कभी कभी पाया जा सकता है। तो ये जो बाहर का कैप्सिड है, ये जो कैप्सिड है ये हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस का नहीं है। ये किसका है? ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है। ये किसका है? हेपेटाइटिस बी का है। लेकिन ये जो आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ये कभी कभी कैप्सिड के अंदर, चूंकि इनका कैप्सिड बड़ा होता है तो उसमें थोड़ा सा स्पेस पाया जाता है, तो उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए कभी कभी फिट हो जाता है। और ये जो है ये अगर इस तरीके से पाया जा रहा है तो इसको हम कहेंगे वायरोसॉइड्स। तो यहाँ पर कैप्सिड के अंदर जरूर पाया जा रहा है, लेकिन ये कैप्सिड जो है इसका नहीं है, ये हेपेटाइटिस बी वायरस का है। इसीलिए हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस के लिए एक हेल्पर वायरस की तरह काम कर रहा है। इस तरीके की कंडीशन को हम वायरोसॉइड्स कहते हैं। वायरोसॉइड्स के द्वारा जो डिजीज होती हैं वो भी मोस्टली प्लांट डिजीज ही हैं, और वायरोसॉइड की जो खोज की थी वो वैज्ञानिक थे रेंडल। ठीक है, रेंडल ने इनको डिस्कवर किया। तो ये सर्टेन पॉइंट्स आपको वायरोसॉइड्स में ध्यान रखने हैं। तो यहाँ तक हमने वायरस से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ वायरस से जुड़े हुए सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर क्लियर हुए होंगे।